जहाँ एक दिया 10 साल तक जलता रहता है किसी एक के आने की आस में। जहाँ एक लड़का अपने प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और जहाँ एक वेश्या की मोहब्बत भी उस बर्बाद आशिक को नहीं बचा पाती। सिनेमा सेडिट्स पर पेश है देवदास। वो कहानी जहाँ देवदास नाम का एक जमींदार का बेटा लंदन से पढ़कर आता है और उसकी मोहब्बत उसका इंतजार कर रही होती है, पारो। जहाँ उसकी माँ उसे नहीं मानती क्योंकि पारो की नानी नाचने वाली थी। जहाँ एक ठुकराई गई माँ कसम खाती है कि वह अपनी बेटी की शादी देवदास से अमीर घराने में करेगी। जहाँ देवदास कायरता दिखाता है और पारो को भूल जाने को कहता है। जहाँ पारो की शादी हो जाती है एक विधुर जमींदार से और देवदास शराब में डूब जाता है। जहाँ चंद्रमुखी नाम की एक वेश्या उससे प्यार करती है लेकिन वह पारो को नहीं भूल पाता। क्या देवदास कभी पारो से मिल पाएगा? क्या चंद्रमुखी की मोहब्बत रंग लाएगी? और वो दिया जो 10 साल से जल रहा था, क्या वह कभी बुझेगा? जहाँ मोहब्बत ही वजह है जीने की और मोहब्बत ही वजह है मरने की। 1900 के दशक की शुरुआत में बंगाल के ताज सोनापुर गांव में जमींदार नारायण मुखर्जी का परिवार रहता था। उनकी पत्नी कौशल्या को अपने बेटे देवदास का पत्र मिलता है जो 10 साल बाद लंदन से लौट रहा है। कौशल्या यह खुशखबरी अपनी पड़ोसी और सहेली सुमित्रा को सुनाती है, जिनकी बेटी पार्वती पारो बचपन से देवदास की सहेली रही है। जब देवदास लंदन गया था तब पारो को कहा गया था कि वह उसकी वापसी के लिए एक दिया जलाए और उसे कभी बुझने न दे। पारो ने 10 साल तक वह दिया जलाए रखा, उम्मीद में कि उसका देवदास एक दिन लौटेगा। जब देवदास वापस आता है तो दोनों की बचपन की दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल जाती है। वे एक दूसरे के लिए दीवाने हो जाते हैं, लेकिन कौशल्या को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता क्योंकि पारो के नाना नानी नौच गर्ल्स और नौटंकी कलाकार थे, जिसे वह अपने जमींदार खानदान के लिए अनुपयुक्त मानती है। देवदास की बहू कुमुद, जो बेहद चालाक और स्वार्थी है, अपनी सास के मन में और आग लगा देती है। कुमुद की गोद भराई के दिन पूरे गांव में रौनक होती है। सुमित्रा इस मौके को देखकर सार्वजनिक रूप से पारो और देवदास की शादी का प्रस्ताव रख देती है। वह सोचती है कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी दोस्ती है और यह रिश्ता तो बनता ही है। लेकिन कौशल्या न केवल इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, बल्कि सुमित्रा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कहती है कि उनके जमींदार खानदान में किसी नाचने वाली की बेटी को बहू नहीं बनाया जा सकता। वह सुमित्रा और पारो पर ताने कसती है, उनके कुल को कोसती है। यह अपमान सुमित्रा के लिए जहर की तरह होता है। वह उसी वक्त कसम खाती है कि वह अपनी बेटी की शादी देवदास से भी अमीर और बड़े घराने में करेगी। पारो देवदास से मिलने के लिए रात के अंधेरे में उसकी हवेली में चुपके से चली जाती है। वह देवदास से मिलना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन वहाँ नारायण मुखर्जी उन दोनों को देख लेते हैं। वह पारो और सुमित्रा को बेहद अपमानित करते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। यह घटना पारो और देवदास के बीच की दूरियों को और बढ़ा देती है। देवदास इस घटना से क्रोधित होकर घर छोड़ देता है, लेकिन वह अपने माता पिता के सामने पारो के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह अपने पिता से झगड़ता है, लेकिन उनके सामने अपनी मोहब्बत की बात कहने की क्षमता नहीं रखता। वह पारो को एक पत्र लिखता है जिसमें वह उसे भूल जाने को कहता है। वह झूठ लिखता है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया था, यह सब सिर्फ मोह था। यह पत्र पारो के लिए वज्रपात की तरह होता है। वह टूट जाती है, उसका दिल बुरी तरह से चूर चूर हो जाता है। उसी समय सुमित्रा को एक प्रस्ताव मिलता है। एक अमीर और प्रतिष्ठित जमींदार भुवन चौधरी पारो से शादी करना चाहते हैं। भुवन चौधरी एक विधुर हैं। उनकी उम्र पारो से कहीं ज्यादा है।
और उनके 3 बड़े बच्चे हैं। लेकिन सुमित्रा को अपनी बेटी की शादी ऐसे घराने में करने का मौका मिलता है जो देवदास के परिवार से भी बड़ा और अमीर है। पारो देवदास के पत्र से टूटी हुई, बिना कुछ सोचे समझे इस शादी के लिए राजी हो जाती है। वह सोचती है कि अगर देवदास ही उसे भूलने को कह रहा है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। देवदास का दोस्त चुन्नीलाल, जो एक शराबी और बदमाश है, उसे एक वेश्या के कोठे पर ले जाता है। वहाँ देवदास की मुलाकात चंद्रमुखी से होती है, जो उस इलाके की सबसे खूबसूरत और मशहूर तवायफ है। चंद्रमुखी को देवदास के दर्द में एक अजीब सी गहराई नजर आती है। वह उसकी आंखों में वह टूटन देखती है जो उसने कभी किसी और में नहीं देखी थी। वह उससे प्यार करने लगती है, लेकिन देवदास उसके प्यार को स्वीकार नहीं करता। वह चंद्रमुखी के कोठे पर आता जाता रहता है, लेकिन उसका दिल अब भी पारो के लिए धड़कता है। देवदास को जब पता चलता है कि पारो की शादी तय हो गई है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह पारो की शादी के दिन उसके घर पहुंचता है और उससे बार बार उसके साथ चलने की गुहार लगाता है। वह कहता है कि उसने गलती की, वह झूठ बोला था, वह उससे प्यार करता है। लेकिन पारो अब उसकी बात नहीं सुनना चाहती। वह उसे उसकी कायरता के लिए धिक्कारती है और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह कहती है, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुमने मुझे भुला दिया था, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। पारो की शादी भुवन चौधरी के साथ हो जाती है और वह उनके साथ उनकी जागीर में चली जाती है। शादी के बाद भुवन चौधरी पारो से सच कहते हैं। उनकी शादी उनसे इसलिए हुई क्योंकि उनकी जागीर की मालकिन की जगह खाली थी। वह उससे कहते हैं कि उनका दिल तो उनकी मृत पत्नी के पास है और वह पारो से कभी प्यार नहीं कर सकते। पारो के लिए यह एक और धक्का होता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों का पालन करती है। वह भुवन के बच्चों की देखभाल करती है, घर संभालती है और अपने नए परिवार के साथ ढलने की कोशिश करती है। लेकिन वह देवदास को नहीं भूल पाती। उसकी यादें उसे हर पल सताती रहती हैं। उधर देवदास शराब में डूबता चला जाता है। वह धीरे धीरे चंद्रमुखी के कोठे पर ही रहने लगता है। वह पूरी तरह से शराबी बन चुका है। चंद्रमुखी उसे बचाने की हर कोशिश करती है, लेकिन देवदास अपनी बर्बादी से खुद को नहीं रोक पाता। वह कहता है कि उसके लिए अब सिर्फ शराब ही सहारा है। चंद्रमुखी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसके साथ रहती है, उसकी देखभाल करती है, भले ही वह उसके प्यार को कभी लौटा नहीं सकता। इसी बीच नारायण मुखर्जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मरने से पहले वह पारो से मिलना चाहते हैं और उससे माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने पारो का अपमान किया था। पारो उनसे मिलने आती है और नारायण उससे क्षमा मांगते हैं। वह अपने बेटे देवदास को भी देखना चाहते हैं, लेकिन देवदास नशे में धुत होकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में आता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। यह घटना पूरे परिवार के लिए शर्म का कारण बन जाती है। देवदास कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रहने लगता है, लेकिन परिवार में तनाव बना रहता है। कुमुद, जो हमेशा से देवदास से नफरत करती थी, मौका पाकर एक और साजिश रचती है। वह हवेली के तिजोरी की चाबियां चुरा लेती है। जब देवदास उससे चाबियां वापस मांगता है, तो कुमुद उस पर चोरी का आरोप लगा देती है। कौशल्या, जो पहले से ही देवदास की हालत से दुखी थी, यह सुनकर उसे घर से निकाल देती है। देवदास अब पूरी तरह से अकेला हो जाता है। उसका अपना परिवार भी उसे ठुकरा देता है। वह फिर से चंद्रमुखी के कोठे पर लौट आता है और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। पारो को पता चलता है कि देवदास चंद्रमुखी के कोठे पर रहता है। वह गुस्से और दर्द से भरकर चंद्रमुखी के पास जाती है।
वह चंद्रमुखी को देवदास की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराती है, यह कहते हुए कि उसकी वजह से ही देवदास शराबी बना है। लेकिन चंद्रमुखी को जब पता चलता है कि पारो ही देवदास की सच्ची मोहब्बत है, तो वह पारो को सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि वह भी देवदास से प्यार करती है, लेकिन देवदास का दिल सिर्फ पारो के लिए धड़कता है। पारो को अचानक चंद्रमुखी के दर्द का एहसास होता है। वह समझ जाती है कि चंद्रमुखी भी उसी तरह प्यार में बेबस है जैसे वह खुद है। पारो के मन में चंद्रमुखी के प्रति स्नेह जागता है। वह चंद्रमुखी को भुवन चौधरी की जागीर में होने वाले दुर्गा पूजा के आयोजन में बुलाती है और उसे अपनी सहेली के रूप में पेश करती है, उसका असली पेशा छुपाकर। वह चाहती है कि चंद्रमुखी को भी सम्मान मिले, क्योंकि उसने देवदास के लिए बहुत कुछ किया था। दुर्गा पूजा के दिन पूरी जागीर में रौनक होती है। चंद्रमुखी को पारो की सहेली बनाकर लाया जाता है, लेकिन वहाँ काली बाबू नाम का एक आदमी मौजूद होता है, जो भुवन चौधरी के दामाद है। काली बाबू चंद्रमुखी के कोठे पर पहले भी आ चुका है और उसके साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश है। वह चंद्रमुखी को पहचान लेता है और सार्वजनिक रूप से उसका पर्दाफाश कर देता है। वह कहता है कि यह कोई सहेली नहीं, बल्कि एक वेश्या है जो कोठे पर नाचती है। यह सुनकर सभी लोग चंद्रमुखी की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन चंद्रमुखी वहाँ चुप नहीं बैठती। वह उठकर खड़ी होती है, काली बाबू को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसके कोठे पर आने वाले लोगों में सबसे पहले काली बाबू जैसे लोग ही आते हैं। वह कहती है कि उसका धंधा उनके जैसों की वजह से ही चलता है। चंद्रमुखी की इस बहादुरी से सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद काली बाबू भुवन चौधरी और उनकी मां को पारो और देवदास के पुराने रिश्ते के बारे में बता देता है। भुवन चौधरी की मां पारो को भवन से बाहर निकलने से मना कर देती है। पारो अब उसी भवन में कैद हो जाती है जहां वह दुल्हन बनकर आई थी। वह देवदास से मिलने की तमन्ना लिए बंद रहती है। देवदास की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसने इतनी शराब पी ली है कि उसका शरीर अब जवाब देने लगा है। वह ट्रेन में सवार होता है बिना किसी मंजिल के। उसे पता है कि उसकी मौत नजदीक है। उसने पारो से एक वादा किया था कि वह मरने से पहले उससे एक बार जरूर मिलेगा। यही एक वादा है जिसे वह निभाना चाहता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात चुन्नीलाल से होती है, जो उसे फिर से शराब पीने को कहता है। देवदास, जो पहले ही बीमार है, एक और पैग शराब पी लेता है। वह ट्रेन से उतरता है और एक पालकी में बैठकर भुवन चौधरी की जागीर की तरफ चलता है। रास्ते में उसकी हालत बिगड़ती जाती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। उसकी आंखों के सामने अब सब धुंधला दिखने लगा है, लेकिन वह एक ही सपना देख रहा है, पारो का चेहरा। वह पालकी से उतरता है और पैदल ही भवन के दरवाजे तक पहुंचता है। वहां वह गिर जाता है, लेकिन फिर उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जब देवदास भवन के बाहर पहुंचता है, तो पारो को कहीं से पता चल जाता है। वह दौड़कर उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन भुवन चौधरी उसे रोक देते हैं। वह आदेश देते हैं कि भवन के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और पारो को कमरे में ही रखा जाए। पारो दरवाजे खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन सब बंद है। वह दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है, दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं। वह दरवाजे पर दस्तक देती है, चीखती है, रोती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। देवदास दूसरी तरफ खड़ा है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला है। वह सिर्फ एक धुंधली परछाई देखता है जो दौड़ रही है, जो चीख रही है। वह उस परछाई को देखता है और मुस्कुराता है। वह पारो का नाम लेता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पारो, पारो, पारो।
उसकी आवाज धीमी होती जाती है, उसके हाथ गिर जाते हैं और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। उसी पल पारो के घर में 10 साल से जल रहा वह दिया अचानक बुझ जाता है। वह दिया जो पारो ने देवदास की वापसी के लिए जलाया था, जो कभी बुझा नहीं था, अब अपने आप बुझ गया। पारो को लगता है जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। वह दरवाजे से लगकर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। देवदास वहीं मर जाता है, भुवन चौधरी की जागीर के दरवाजे के ठीक बाहर। वह उस दरवाजे के पास मरता है जिसे पार नहीं कर सका, उस पारो के करीब जिसे वह कभी नहीं पा सका। चंद्रमुखी, जिसे यह खबर मिलती है, वह भी टूट जाती है। उसने देवदास को बचाने की हर कोशिश की थी, लेकिन वह उसे नहीं बचा सकी। पारो देवदास की मौत के बाद उसी भवन में कैद रहती है, एक मरती हुई आत्मा की तरह। उसका दिल तो देवदास के साथ ही मर चुका था। देवदास की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। उसका परिवार, जिसने उसे ठुकरा दिया था, अब उसकी लाश पर रोता है। कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नारायण मुखर्जी पहले ही मर चुके थे, अब उनका बेटा भी चला गया। जमींदार का यह खानदान अब खाली सा लगता है। कुमुद, जिसने देवदास को बर्बाद किया था, वह भी चुप है। उसकी सारी साजिशें अब बेमानी लग रही हैं। चंद्रमुखी, जिसने देवदास से सच्चा प्यार किया था, वह कोठे को अलविदा कह देती है। वह कहती है कि अब उसे वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रहा। वह दूसरे शहर चली जाती है, देवदास की यादों के साथ। पारो, जो देवदास की मोहब्बत में जी रही थी, अब उसी मोहब्बत में मर जाती है, जीते जी मर जाती है। वह भवन की चहारदीवारी के भीतर ही रहती है, देवदास की यादों में खोई हुई। देवदास की लाश को उसके परिवार वाले उठा ले जाते हैं। चंद्रमुखी कोठे से निकलकर दूर चली जाती है और रास्ते में वह देवदास की लाश से गुजरती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। उसकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन वह जानती है कि देवदास का सफर अब खत्म हो गया है। पारो के घर का वह दिया जो 10 साल से जल रहा था, अब हमेशा के लिए बुझ चुका है। पारो के चेहरे पर आंसू हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं है। वह जानती है कि उसका देवदास अब इस दुनिया में नहीं है। देवदास की यह कहानी यहाँ खत्म होती है, एक ऐसे आशिक की कहानी जिसके पास 2 औरतों का प्यार था, लेकिन वह खुद को नहीं बचा सका। देवदास के शरीर को उसके गांव ले जाया जाता है, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। कौशल्या अपने बेटे की चिता के पास खड़ी रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। उसकी सारी जिद, उसका सारा घमंड अब मिट्टी में मिल गया। चंद्रमुखी ने कोठे को अलविदा कह दिया, वह अब कभी नाचने नहीं वाली। उसने कहा था कि देवदास के बाद अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रहा। पारो उसी भवन में रहती है, भुवन चौधरी की पत्नी बनकर, लेकिन उसका दिल तो देवदास के साथ जल गया था। वह अब सिर्फ एक खाली खोल है, एक मूर्ति जो चलती फिरती है, लेकिन जिसमें जान नहीं है। तीनों, देवदास, पारो, चंद्रमुखी, तीनों बर्बाद हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी में अपने प्यार के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। फिल्म का अंत उस दिए के बुझने के दृश्य के साथ होता है, जिसने कहानी की शुरुआत की थी। वह दिया जो पारो ने देवदास की वापसी के लिए जलाया था, अब बुझ गया। देवदास की मौत के साथ पारो की उम्मीद भी मर गई। चंद्रमुखी का प्यार भी अधूरा रह गया। देवदास की यह कहानी हमें बताती है कि प्यार में सबसे बड़ी हार उसकी होती है जो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देवदास के पास सब कुछ था, धन, परिवार, 2 औरतों का सच्चा प्यार, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। उसकी कायरता, उसकी कमजोरी, उसकी शराब की लत, यह सब उसकी बर्बादी की वजह बनी। पारो ने उससे प्यार किया, लेकिन वह उसे पा नहीं सकी।
चंद्रमुखी ने उससे प्यार किया, लेकिन वह उसका प्यार लौटा नहीं सका। देवदास ने अपने प्यार को खुद ही नष्ट कर दिया। यही इस महाकाव्य त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, देवदास की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में सबसे बड़ी हार उसकी होती है जो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देवदास के पास 2 औरतों का सच्चा प्यार था, पारो जो उसका इंतजार करती रही और चंद्रमुखी जो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन वह खुद को नहीं बचा सका। उसकी कायरता, उसकी कमजोरी, उसकी शराब, यह सब उसकी बर्बादी की वजह बनी। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमे व सेडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2002 की हो या 2026 की। याद रखिए, प्यार में हार नहीं होती, बस हम हार मान लेते हैं। शुक्रिया।